हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी मॉडल पेपर पार्ट 2 के बारे में दोस्तों, जो कि आपका यूकेपीएससी के जो अपकमिंग एग्जाम्स होने हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, एसआई, क्लर्क, उनके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम यूकेपीएससी पैटर्न पर आधारित दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके उत्तराखंड के होंगे और 40 नंबर का आपका जीएस वाला सेक्शन होगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और ये सारा सेक्शन दोस्तों रहने वाला है। तो 100 नंबर का दोस्तों एक पार्ट हम पहले अपलोड आपके लिए कर चुके हैं। आज हमारा है यूकेपीएससी मॉडल पेपर पार्ट 2 दोस्तों, जिसे हम यूकेपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के आधार पर बना रहे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों अपने 100 नंबर में से अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा कि आपको ये 100 में से कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं और आपको एग्जाम का लेवल दोस्तों, यह 100 प्रश्नों का जो लेवल है आपको कैसा लग रहा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इन प्रश्नों को दोस्तों हम एज ए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पर भी दोस्तों आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट्स और कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस सेट्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर कई सारे दोस्तों पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, करंट अफेयर की सीरीज है, हिंदी और उत्तराखंड की डिटेल में वीडियोज हैं, ऑल इंडिया करंट अफेयर्स है। तो वो वीडियोज स्पेशली मैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूँ, तो आप उनको भी जरूर देखते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानसरोवर रचना किसके द्वारा लिखित है? तो मानसरोवर दोस्तों जो ये रचना है, यह किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? यह प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। क्या? मानसरोवर नामक रचना। ठीक है। अब प्रेमचंद की दोस्तों कुछ रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं दोस्तों? जैसे कि सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, मानसरोवर हो गया दोस्तों, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया। यह प्रमुख दोस्तों रचनाएं हैं किसकी? प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित हैं। और इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मानसरोवर रचना किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद के द्वारा दोस्तों यह रचित है। अगला प्रश्न है, बांग्ला किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो बांग्ला दोस्तों जो आपका बोली है, यह किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो यह आती है दोस्तों किसके अंतर्गत? मागधी या मगधी भाषा के अंतर्गत दोस्तों आती है। क्या? बांग्ला। ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे हिंदी पूछा जाता है कि वो हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है, या हिंदी का विकास जो होता है किससे होता है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों आपका क्या है? हिंदी का विकास होता है। ठीक है। तो हिंदी का विकास किससे होता है? सौरसेनी, या हिंदी क्या होती है? सौरसेनी के अंतर्गत आती है। जबकि मागधी या मगधी के अंतर्गत क्या आता है? बांग्ला आती है। आपको यह याद रखना है। और जो ये मगही या मागधी भाषा है, यह भारत के मध्य पूर्व वाले भागों में बोली जाती है। और इसका संबंध दोस्तों भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, बांग्ला हो गया, इससे हमारा क्या होता है? मागधी का संबंध माना जाता है। ठीक है। और कुमाऊनी और गढ़वाली जो दोस्तों हमारी बोली है, इसकी उत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। कहीं कहीं आपको खस अपभ्रंश भी दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बांग्ला किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो मागधी भाषा के अंतर्गत दोस्तों हमारी क्या आती है? बांग्ला आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जरूरत, तत्कालिक, आधीन या फिर पीताम्बर? तो इसमें से दोस्तों शुद्ध शब्द है आपका क्या? जरूरत। ठीक है। क्योंकि तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। तात्कालिक होता है। ठीक है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है। पीताम्बर में छोटी पी की ए की मात्रा नहीं आती, बड़ी ई की मात्रा आती है, पीताम्बर। ठीक है। क्या? पीताम्बर। तो कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, अत्याचार में कौन सी संधि है? ठीक है। तो अत्याचार, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों अति धन आचार। अति धन आचार। अगर आपको पता है दोस्तों, ई उ या री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का यो बन जाता है, उ का वो बन जाता है, और री का दोस्तों क्या होता है? रॉ बन जाता है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। ई उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है। और एक और दोस्तों यण संधि का हमारा लॉजिक है, यो व रो लो के पहले जब भी आधे वर्ण आते हैं, देखिए यो के पहले आधा तो आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। और हिंदी के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज आप देख लीजिएगा। जैसे प्रेमचंद वाला क्वेश्चन है, इससे पहले मागही भाषा या वाला जो प्रश्न आया, या ये जो प्रश्न आया संधि विच्छेद वाला, यह सभी प्रश्न मैं आपको पोस्टमार्टम क्लासेज में दोस्तों डिटेल्स से बता चुका हूं बहुत बार। तो आप उन वीडियोज को देखिए, जरूर आपका फायदा होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों
कि मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों यह प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तथा अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में इसके दोस्तों हमारे अलग अलग आंसर हमें देखने को मिलते हैं। अब शब्दों के भेद से संबंधित प्रश्न अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि मूलतः शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मूलतः शब्दों के दो भेद होते हैं। मूलतः पूछा गया, ठीक है। एक होते हैं सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता है, और दूसरे होते हैं दोस्तों क्या, निरर्थक शब्द। आपको यह याद रखना है। अब शब्दों के भेद में दोस्तों अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले तो शब्द क्या होता है, तो वर्ण या ध्वनि के समूह को जिसका कोई ना कोई दोस्तों अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द 3 प्रकार के होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द 5 प्रकार के होते हैं। यह बहुत कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आपको यह याद रखना है तीनों, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आव, हाव, आई, आओ। तो बहुत सा सरल सा प्रश्न है दोस्तों। बहाव शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है, यह है दोस्तों आव प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय जो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके रूप में परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, तो हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश होता है जो शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या फिर नए शब्दों का निर्माण करता है। आपको दोस्तों यह याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्नों की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिख नहीं रहा है तो मैं आपको ये प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों कि किस लिपि को, 7वां प्रश्न है हमारा, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी ब्राह्मी लिपि है ना, इस ब्राह्मी लिपि को दोस्तों सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की आदि जननी भी कौन सी है, यही ब्राह्मी लिपि है। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि की आदि जननी कौन सी है दोस्तों, यही ब्राह्मी लिपि है। और प्रश्न जो है आपका कि जो हमारी अधिकांश लिपियां हैं या सभी लिपियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि को ही दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, वाच्य में कौन सा कारक है। तो तोता दोस्तों कहाँ बैठा है, डाली पर बैठा है, अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, क्योंकि पर का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर, ठीक है। तो अधिकरण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है। कारक दोस्तों मुख्यतः हमारे 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे मुख्यतः हमारे कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक दोस्तों में क्या होता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है क्या, अधिकरण कारक का में और पर। आपको यह भी याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और सभी के दोस्तों आपको कारक चिन्ह याद है, जैसे कि कर्ता कारक का चिन्ह हो गया कर्ता ने, उसके बाद होता है कर्ता ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, अपादान से अलग के लिए जो आता है, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, संबंध हे ओ अरे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है, कर्फ्यू दोस्तों किस भाषा का शब्द है। तो कर्फ्यू दोस्तों जो आपका शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है या पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है या फिर तुर्की भाषा का शब्द है। तो जो कर्फ्यू है दोस्तों यह आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का दोस्तों, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है क्या, कर्फ्यू। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे अलग अलग भाषाओं के शब्द दोस्तों एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। जैसे कि पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं, फीता हो गया, तौलिया हो गया, बाल्टी हो गया, अलमारी हो गया, कमीज हो गया। ऐसे चीनी भाषा के शब्द हैं, चाय हो गया, पटाखा हो गया। तो ऐसे दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि चाकू हो गया, तोप हो गया, काबू हो गया, तलाश हो गया, बारूद हो गया, ठीक है। और ऐसे फारसी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सी भाषा के कौन कौन से हमारे शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एग्जाम में आपका प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन कर्फ्यू जो है आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किन शब्दों को मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो यौगिक शब्द हैं दोस्तों, ऋण शब्द हैं, संकर शब्द हैं या फिर दोस्तों आपका योग ऋण शब्द है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे योग ऋण। तो किसको मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है दोस्तों, तो ऋण शब्द को क्या है दोस्तों, मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ऋण शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं और कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगर इन शब्दों को तोड़ देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द हमारे दोस्तों ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कि कल,
पल, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन्हें दोस्तों मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनका फिर विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं कि ऐसे सार्थक शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और योगऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें बोलते हैं योगऋण शब्द। जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण, ठीक है। यौगिक शब्द का उदाहरण बात करें तो देवालय या देवालय यानी कि देवता का घर, देवधन आलय, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है। और व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगऋण, आपको यह याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद माने जाते हैं, ठीक है। ऐसी बात करें कि शब्दों के विकार की दृष्टि से कितने भेद माने जाते हैं, तो विकार की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद माने जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से दोस्तों शब्दों के 2 भेद माने जाते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये सभी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पद के भेद नहीं है, संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो कौन सा दोस्तों इसमें से आपका पद का भेद नहीं होता है, तो क्रिया विशेषण दोस्तों आपका इसमें से क्या है, पद का भेद नहीं होता है। जबकि संज्ञा, अव्यय और सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, यह क्या होते हैं, हमारे पद के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, पद के भेद होते हैं। मैंने आपको दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रयोग के आधार पर क्या होता है, शब्दों के 8 भेद होते हैं। और शब्द को जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे दोस्तों क्या, पद कहा जाता है, आपको यह भी पता होगा, ठीक है। और हिंदी व्याकरण में दोस्तों पद को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया। जो ये पद है दोस्तों, पद को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। 5 भाग कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और विशेषण। संज्ञा भी है, अव्यय भी है, सर्वनाम भी है, चौथा हो गया दोस्तों क्रिया, और 5वां होगा दोस्तों क्या, विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण दोनों दिया गया है, तो यह हमारा भेद नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो विवाद शब्द का विलोम दोस्तों आपका होता है क्या, निर्विवाद। क्या होता है, निर्विवाद होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें से क्या नहीं है, निर्निधि, अवधि, अर्णव या फिर नीरधर, ठीक है। तो समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से क्या होता है, नीरधर नहीं होता है। बाकी अन्य सभी दोस्तों आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि नीरनिधि भी है, अवधि भी है, अर्णव भी है। इसी के साथ साथ दोस्तों सागर हो गया, जलधि हो गया, सिंधु हो गया, रत्नाकर हो गया, पयोधि हो गया, नदीस हो गया, निरधि हो गया, वारिधि हो गया। यह सभी आपके दोस्तों क्या होते हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि नीरधर दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, वाक्य में दोस्तों कौन सा विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, मुख्यतः संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बताते हैं उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें दोस्तों विशेषण कहा जाता है। और विशेषण में भी एक विशेष्य भी होता है, विशेषण भी होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो ईमानदार क्या होगा, यहाँ पर विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि श्याम जो है मोहन से अधिक ईमानदार है। क्रिया की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो उनकी विशेषता बता रहा है ईमानदारी से, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ईमानदार हो जाएगा, आपको यह याद रखना है, ठीक है। और विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, जैसे कि अच्छा लड़का बोले तो इसमें अच्छा विशेषण हो जाएगा, 3 पुस्तकें बोले तो 3 हमारी जो होगा वह विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या होता है, मुख्यतः संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे ईमानदार हमारा विशेषण है। अगला प्रश्न है, दुराग्रह का अर्थ क्या होता है। तो दुराग्रह का दोस्तों जो अर्थ होता है आपका, वह होता है क्या, अनुचित बात करने के लिए हट। अनुचित बात करने के लिए जो हट होता है दोस्तों, इसका यही होता है क्या, दुराचार का अर्थ। आपको यह याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वह नौकर नहीं आया है, वाक्य में वह क्या है। तो वह नौकर नहीं आया है दोस्तों, इस वाक्य में वह क्या होगा, वह होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण दोस्तों वह होगा, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं दोस्तों, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि वह नौकर नहीं आया है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर इस संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर वह क्या है, तो वह हो जाएगा क्या, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार के शब्द मुख्यतः सर्वनाम के लिए विशेषण के रूप में काम करते हैं, ठीक है। आपको यह याद रखना है। तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों इसमें से क्या, वो है, ठीक है। और विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। विशेषण थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें एक होता है दोस्तों क्या, गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, और 5वां होता है दोस्तों क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है।
अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, शायद शाम को वर्षा हो जाए, मैं वाक्य का कौन सा भेद है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या फिर विधानवाचक। ठीक है, तो शायद शाम को वर्षा हो जाए, यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, शायद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा संदेहवाचक, हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य का यह भेद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के हमारे 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, और जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर प्रश्न आपसे पूछाता है कि रचना के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये दोस्तों वाक्यों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, पटवारी लेखपाल में, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो संदेहवाचक यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, मैं कौन सा वाक्य है? तो जैसा तुम्हें सही लगो वैसा वैसा करो, इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों आपका? इसमें होगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। आप रचना की दृष्टि से हमारे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, ये भी आपको याद रखना है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य दोस्तों जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ ही कोई दूसरा उपवाक्य भी शामिल होता है, उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। और मिश्र वाक्यों का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर दोस्तों होता है। ठीक है, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा दोस्तों आश्रित वाक्य होता है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधोरेखन चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है होगा यहाँ पे कि अधोरेखन चिन्ह का उदाहरण इसमें से दोस्तों कौन सा है? तो अधोरेखन जो चिन्ह है, इसका दोस्तों जो उदाहरण होगा यहाँ पे वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला आपका क्या होता है, अधोरेखन चिन्ह होता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, सही अर्थ वाला शब्द युग्म निम्न में से कौन सा है? ठीक है, जो हमारा सही शब्द युग्म को दर्शा रहा है, आकर, आकार, आकर का अर्थ होता है खान और आकार का होता है आकृति। कुल और कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है शीतल। निर्झर, निर्जर और निर्झर, इसका होता है शून्य, निर्जर शून्य, निर्झर झरना। और ये होगा दोस्तों आपका नर और सर, यानी कि बाण और भला आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे सही अर्थ वाला शब्द युग्म होगा। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है क्या दोस्तों? आकृति। आपको यह याद रखना है। तो हिंदी के दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे, तो हिंदी को मैंने आपको डिटेल्स में भी बता दिया है। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में मैं आपको सीधे दोस्तों आंसर्स बताते हुए चलूंगा, क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 17 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो सीधे आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में मैंने डिटेल से एक्सप्रेस कर दिया है। और ये सभी उत्तराखंड के प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते हुए चलूंगा। पहला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का, यानी कि 21वां प्रश्न है, राज्य कृषि एवं अनुसंधान केंद्र किस जनपद में दोस्तों स्थित है? तो राज्य कृषि एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में? चंपावत जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं के दक्षिणी छोर में किस जनजाति का आधिपत्य है? ठीक है, तो कुमाऊं के दक्षिणी छोर में दोस्तों कौन सी जनजाति का आधिपत्य है? तो बोक्सा जनजाति का दोस्तों आधिपत्य है। ठीक है, अब कुमाऊं में बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं का जो दक्षिण वाला भाग हम कह सकते हैं, तो ये देखिए हमारा कुमाऊं, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण यानी कि उधमसिंह नगर जनपद और चंपावत जनपद के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन सी बोक्सा जनजाति रहती है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा है कुमाऊं या उत्तराखंड कह सकते हैं आप दोस्तों इसे। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाए कि जो हमारा पूर्वी भाग है उसमें कौन सी जनजाति का आधिपत्य है, तो दोस्तों हमारा भोटिया जनजाति का आधिपत्य है। कौन से? पूर्वी भाग में। जो हमारा पश्चिमी भाग है, यहाँ पर कौन सी जनजाति का आधिपत्य है? तो पश्चिमी जनजाति में दोस्तों हमारा कौन सा? जौनसारी जनजाति का आधिपत्य है। ठीक है, और वहीं उत्तरी भाग में कौन सी जनजाति का आधिपत्य है? तो उत्तरी भाग में भी दोस्तों हमारा क्या, भोटिया और जौनसारी सबका मिक्सअप है। ठीक है, और वहीं जो हमारा पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में भोटियाओं के साथ साथ ही राजी जनजाति का हमारा आधिपत्य माना जाता है। तो प्रश्न है, कुमाऊं के दक्षिणी छोर में किस जनजाति का आधिपत्य है? तो बोक्सा जनजाति का दोस्तों आधिपत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, यह कलाकार है। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद हैं। गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। और इंद्रमणि बडौनी दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित है। यानी कि इसमें संबंध आपका बताया गया कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल यह कलाकार नहीं है, यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य अकादमी के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह एक लेखक भी थे, एक साहित्यकार भी थे, तो यह क्या है, साहित्यकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं होगा। जबकि सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों पर्यावरणविद हैं, सही है। गौरव देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, चिपको वुमेन नाम से जाना जाता है। और इंद्रमणि बडौनी दोस्तों जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, यह उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर बनने जा रहा है? तो राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा डोईवाला देहरादून जनपद में बनने जा रहा है। याद रखना है, राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर होगा? डोईवाला देहरादून में होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य के किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? ठीक है, तो राज्य का दोस्तों वह जिला है कौन सा? टिहरी गढ़वाल जिला दोस्तों, जिसे हमारा धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। कौन सा? टिहरी गढ़वाल जनपद दोस्तों हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिख नहीं रहा लेकिन इसका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत दोस्तों कब से हुई है? तो उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई दोस्तों नवंबर 2017 से। कब? नवंबर 2017 से। अगला प्रश्न है, राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? तो राज्य के बजट का दोस्तों टोटल 30% जो है वह महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य में इगास पर्व किस त्योहार को कहा जाता है? ठीक है, तो राज्य में दोस्तों इगास जो हमारा पर्व है यह दीपावली के त्योहार को इगास पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली के 11 दिन के बाद में दोस्तों यह हमारा इगास पर्व मनाया जाता है। इसे बग्वाल या इगास भी दोस्तों दिवाली को कहा जाता है। इस त्योहार में बहला खेल खेला जाता है और थारू जनजाति दोस्तों जो हमारी दीपावली होती है इसे शोक पर्व के रूप में दोस्तों मनाती है। आपको यह याद रखना है, ठीक है। तो इगास पर्व या त्योहार किसको कहा है? दीपावली को दोस्तों इगास कहता है। और दीपावली के बाद में मुख्यतः जो दिवाली होती है उसके 11वें दिन के बाद जो हमारा छोटी दिवाली होती है उसे भी दोस्तों इगास पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो हमारा रक्षाबंधन है दोस्तों, रक्षाबंधन को जनियो पुनियो त्योहार के नाम से जाना जाता है। क्या? जनियो पुनियो त्योहार के नाम से इसे जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, टांड कर या तान कर किससे वसूल किया जाता है? तो टांड कर या तान कर दोस्तों बुनकरों से वसूल किया जाता है। किससे? बुनकरों पर लगाई जाने वाला कर था दोस्तों चंद काल में और गोरखा काल में क्या? टांड कर और तान कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों सुख समृद्धि की कामना हेतु मुख्यतः दोस्तों हमारा कौन सा? बगड़वाल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? बगड़वाल नृत्य किया जाता है, ठीक है। और एक बार प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जा चुका है कि मुख्यतः जो हमारा बगड़वाल नृत्य है यह कौन सी घाटी का नृत्य है? तो नीति घाटी का प्रमुखता यह दोस्तों नृत्य है और रुद्रप्रयाग जनपद के साथ साथ चमोली जनपद में भी इसका जो यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, और छोलिया जो है वह कुमाऊं का है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो राज्य के दोस्तों किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से? ठीक है, तो वह व्यक्ति हैं दोस्तों हमारे कौन? अनुराग रमोला जी। कौन? अनुराग रमोला जी को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाला एकमात्र उत्तराखंडी कौन है दोस्तों? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाला एकमात्र उत्तराखंडी कौन है दोस्तों? लक्ष्य सेन है और यह अल्मोड़ा से संबंधित है और बैडमिंटन खेल से यह संबंधित है, ठीक है। वंदना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है, चिराग सेन भी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाला एकमात्र उत्तराखंडी है कौन? लक्ष्य सेन। अगला हमारा प्रश्न है, कोकिला देवी मंदिर तथा हाट कालिका मंदिर दोस्तों किस जनपद में स्थित है? तो कोकिला देवी मंदिर तथा हाट कालिका मंदिर दोस्तों यह हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगाया गया था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन दोस्तों 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 के मध्य में लगा था। और इस टाइम पे उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री थे कौन थे? किसकी सरकार थी? कांग्रेस में हरीश रावत जी की सरकार थी, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 27 मार्च 2016 को लगा था। खत्म कब हुआ था? 11 या 12 मई 2016 को दोस्तों इसकी समाप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न है, भकरौरा तथा मोचंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो भकरौरा तथा मोचंग जो है दोस्तों आपके यह सुशिर वाद्य यंत्र हैं। कौन से दोस्तों? सुशिर प्रकार के यह वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सुशिर वाद्य यंत्र में आप ये कह सकते हैं तुरही हो गया, रणसिंहा हो गया, अंकोरा हो गया, नागफणी हो गया, भौंकर हो गया, शंख हो गया, मोचंग हो गया,
अलगोजा हो गया, अलगोजा यानी कि बांसुरी हमारा, मसकबीन हो गया, या सुसिर या फूक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, ढफली, ये हो गया। ठीक है, और घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है घंटी, थाली, घुंघरू, चिमटा, बीनाई। ठीक है, ऐसे तात वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है सारंगी, इकतारा, इस प्रकार से। ठीक है, याद रखना आपको। तो भकरौरा और मोचन क्या है, सुसिर वाद्य यंत्र है, जिसे हम दोस्तों क्या सुसिर या फूंक वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पांडुखोली गुफा तथा त्र्यंबकम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पांडुखोली गुफा तथा त्र्यंबकम या त्र्यंबक जो गुफा है दोस्तों हमारी, यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कौन सी जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों हमारी यह गुफाएं स्थित है। ठीक है, जो त्र्यंबक गुफा है दोस्तों, यह हमारी अल्मोड़ा में स्थित है, और पांडुखोली जो गुफा है यह द्वाराहाट के आसपास में अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों आपका, वह किस वर्ष बना था? 2007, 2005, 2002 या फिर 2006? तो ये 2007 में दोस्तों उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना था। कब? 2007 में। ठीक है, और उत्तराखंड की गुफाओं वाला प्रश्न दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से जनपद में कौन कौन सी गुफाएं हैं। जैसे कि चंपावत में कौन कौन सी गुफा है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? चंपावत में है। ऐसे देहरादून में देखो आपके गुच्चू पानी गुफा हो गई, चोरू की गुफा हो गई, पिथौरागढ़ में आपका हो गया पाताल भुवनेश्वर गुफा हो गई। ठीक है, ऐसे ही स्वधाम गुफा हो गई, सुमेरु गुफा हो गई। ठीक है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। तो टिहरी गढ़वाल में हो गया, वशिष्ठ गुफा हो गया, विश्वनाथ गुफा हो गया, टिहरी गढ़वाल में है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है। मातंग गुफा दोस्तों आपका उत्तरकाशी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और चमोली में आपको बताइए दोस्तों पंच गुफा है हमारी, कहाँ? चमोली में ही स्थित है। स्कंद गुफा हो गया, मुचकुंद गुफा हो गया, बद्रीनाथ गुफा हो गया, और हमारा गणेश गुफा हो गया, और भी कई सारी गुफाएं हमारी चमोली में स्थित हैं। तो गुफाएं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? तो वाडिया संस्थान दोस्तों उत्तराखंड में भूगर्भिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। भूगर्भिक सर्वेक्षण में दोस्तों शोध में कार्य करता है। ठीक है, और एक बार प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? भूगर्भिक संस्थान हमारा यह देहरादून में दोस्तों स्थित है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष संचालित की गई थी? तो राज्य में दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों यह संचालित की गई थी। कब? 1 दिसंबर 2018 को। कब? 1 दिसंबर 2018 को दोस्तों यह योजना हमारी क्या संचालित की गई थी? कब? 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट जो है कभी कभी पूछा जाता है कि गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला या राष्ट्रमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हमारा 40वां प्रश्न है, राज्य में एस्बेस्टोस खनिज मुख्यतः किस जनपद में पाया जाता है? तो जो हमारा एस्बेस्टोस खनिज दोस्तों है यह मुख्यतः पौड़ी गढ़वाल जनपद में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न इंपोर्टेंट होता है कि राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 4 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, चूना पत्थर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है। मैग्नासाइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो हमारा झिरौली वाला जो क्षेत्र है और चंडाक वाला क्षेत्र है, यानी कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मुख्यतः मैग्नेसाइट पाया जाता है। संगमरमर मुख्यतः कहाँ? देहरादून में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, खड़िया चौक दोस्तों ये भी देहरादून में अधिकतर पाई जाती है। फास्फोरस दोस्तों टिहरी जनपद में सर्वाधिक पाया जाता है। डोलोमाइट भी दोस्तों देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ऐसे गंधक भी दोस्तों आपका देहरादून में मुख्यतः अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। चमोली में भी दोस्तों आपका गंधक पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चांदी उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में पाई जाती है। तो आपको यह प्रश्न भी याद रखना है, खनन वाला लेसन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो विष्णुप्रयाग दोस्तों पंचप्रयागों में पहले प्रयाग के रूप में जाना जाता है, जहां पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदी का दोस्तों क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा किसके मध्य में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो आपका मुलिंगला दर्रा है यह किसके मध्य में स्थित है? मुलिंगला हो गया, थांगला हो गया, सांग चोकला हो गया, नेलंग हो गया, यह सभी दर्रे दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। मुलिंगला, थांगला, सांग चोकला, नेलंगला ये दर्रे कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ऐसे ही चमोली और तिब्बत के मध्य में होते हैं हमारे कौन से दोस्तों? नीति हो गया, किंगरी बिंगरी हो गया, डुंगरीला हो गया, बालचा हो गया,
लमलंग हो गया, घाटरलिया हो गया, कोई दर्रा हो गया, भ्यूंडार दर्रा हो गया, यह चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ऐसे ही दोस्तों पिथौरागढ़ में बात करें, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में तो लिपुलेख दर्रा हो गया, गुंजी दर्रा हो गया, मानसिया हो गया, लंपिया धुरा हो गया, देवी धुरा हो गया, लेवी धुरा हो गया, नवी धुरा हो गया। यह सभी दर्रे आपके कहाँ, पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य में स्थित है। तो दर्रों के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो उत्तराखंड की हमारी जो द्वितीय राजभाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 2010 में दोस्तों घोषित किया गया था। और प्रथम राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल कब प्रस्तावित है, ठीक है। तो राज्य में दोस्तों जो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल है यह 2022 में क्या था? प्रस्तावित था, ठीक है। लेकिन अब ये दोस्तों हुआ नहीं 2028-22 में, तो आप इस प्रश्न को कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी जगह पे दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है, ठीक है। कि उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के किस व्यक्ति को दोस्तों गढ़ केसरी कहा जाता है? तो गढ़ केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय दर्शन सेवा का संबंध किससे है दोस्तों? तो हिमालय दर्शन सेवा का संबंध है दोस्तों किससे? हेलीपैड से। किससे है? हेलीपैड से है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक रेल संचालन परियोजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक दोस्तों रेल संचालन परियोजना का लक्ष्य दोस्तों 2024-25 तक रखा गया। कब तक? 2024-25 तक, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2013 में। चतर सिंह चौहान का संबंध है, यह जौनसारी कलाकार हैं। व्यास ऋषि मेला कहाँ लगता है? देहरादून में। या फिर उत्तराखंड के पहले पॉमटेम का उद्घाटन या पालमटेम का उद्घाटन कहाँ किया गया? हल्द्वानी नैनीताल में किया गया है। तो कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है, यह आपका प्रश्न पूछा गया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2013 में प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। व्यास जो चतर सिंह चौहान का संबंध है दोस्तों, यह जौनसारी कलाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के पहले पामटेम का उद्घाटन दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों आपका इसमें से सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया। तो व्यास ऋषि मेला दोस्तों आपका इसमें से सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह मेला कहाँ? देहरादून में दोस्तों आयोजित नहीं होता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्यास ऋषि मेला दोस्तों कहाँ आयोजित होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो पिथौरागढ़ में दोस्तों यह व्यास ऋषि मेला हमारा क्या होता है? आयोजित होता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। याद रखना आपको दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तराखंड के मंदिरों पर दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है हाल ही में, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के मंदिरों के ऊपर दोस्तों ये लिखी गई है पुस्तक। यह दोस्तों आराधना जौहरी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? आराधना जौहरी जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैखानस तीर्थ किसका प्राचीन नाम है, ठीक है। तो वैखानस तीर्थ जो है दोस्तों यह हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम है। किसका दोस्तों? हनुमान चट्टी का, ठीक है। और प्राचीन नाम के ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि मुंशियारी का प्राचीन नाम था तिकसेन, हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम था वैखानस तीर्थ, गोपेश्वर का था गोस्थल या गोथला, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और चौथा आपका ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से दोस्तों? कोई नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, आपको यह याद रखना है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य के दोस्तों 4 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य या देश से अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। इन्हें दोस्तों पूर्णतः आंतरिक जिले के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 4 जिले कौन कौन से दोस्तों? एक तो हो गया आपका बागेश्वर जिला दोस्तों, दूसरा हो गया दोस्तों आपका कौन सा? अल्मोड़ा जिला हो गया दोस्तों, ठीक है। और तीसरा आपका जो जिला होगा दोस्तों वह होगा पौड़ी गढ़वाल जिला, जो पौड़ी गढ़वाल जिला भी किसी अन्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। और इसके साथ साथ भी दोस्तों आपका एक और जिला हो जाएगा टिहरी गढ़वाल जिला, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल हो गया, नहीं पौड़ी गढ़वाल नहीं होगा दोस्तों। 4 जो आपके जिले हैं जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते, एक तो आपका हो गया अल्मोड़ा, ठीक है। और एक हो गया आपका दोस्तों क्या? बागेश्वर। और इसके साथ में दोस्तों एक आपका हो गया
रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता है। और आपका एक हो गया टिहरी गढ़वाल, ये 4 जनपद हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? श्रीहरि जल शक्ति म्यूजियम कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। रोशनबाग हॉकी स्टेडियम हरिद्वार में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित है? तो यह सभी दोस्तों आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ज्वालजीबी मेला दोस्तों और गौचर मेला, ये दोनों मेले क्या है? व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित मेले हैं। और उत्तराखंड राज्य के दोस्तों औद्योगिक मेलों के रूप में इन दोनों मेलों को जाना जाता है, ठीक है। ज्वालजीबी मेला जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है, ठीक है, और जो गौचर मेला जो कि चमोली जनपद में आयोजित होता है, दोनों ही मेले दोस्तों काफी प्रसिद्ध हैं और व्यापारिक उद्देश्य से इन मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सिडकुल परियोजना किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य की दोस्तों जो सिडकुल परियोजना है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास से दोस्तों संबंधित है सिडकुल परियोजना, ठीक है। और सिडकुल का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो देहरादून में दोस्तों हमारा सिडकुल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? ठीक है, तो कल्चरल हिस्ट्री या कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय जो पुस्तक है दोस्तों, यह विशंबर प्रसाद सती जी की पुस्तक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की जो पहली जल विद्युत परियोजना है दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वह कौन सी? वह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। कौन सी? टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है दोस्तों? तो एक नाली जो आपकी भूमि होती है यह 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं का पहला व्यक्ति जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना था, कौन था? तो ब्रिटिश कुमाऊं का पहला ऐसा व्यक्ति जो कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना था, थे कौन? तारादत्त गहलोत जी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला हमारा दोस्तों उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश दोस्तों शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था, कब? 1881 में। कब हुआ था दोस्तों? कब पारित किया गया था? यह 1881 में पारित किया गया था। तो 60 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो चुके हैं और पेपर का लेवल आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो थोड़ा सा आज लंबी हो गई है क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन शायद मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, अगली बार से हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक बाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक बाइट बराबर होता है दोस्तों क्या? 8 बिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, HTTP किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, तो एक ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका पहला ऑप्शन है क्या? लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स, सी, जावा या पास्कल। देखिए जावा भी कंप्यूटर की भाषा है, लाइनेक्स भी है, सॉरी जावा भी है, सी भी है और पास्कल भी है। लाइनेक्स दोस्तों आपका कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो लाइनेक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो कौन सा राज्य दोस्तों जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश दोस्तों हमारा कौन सा? चीन या चाइना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है? ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर एक ऑप्शन और होगा इसमें पूर्वी घाट। तो कोंकण जो रेल मार्ग दोस्तों आपका गुजरता है, कहां से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर दोस्तों गुजरता है। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन परत दोस्तों पाई जाती है? तो ओजोन परत दोस्तों आपका पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र के निवासी हैं दोस्तों? तो किर्गिज जो जनजाति है यह मध्य एशिया के निवासी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यांगना शब्द किस बौद्ध पिटक से संबंधित है दोस्तों? तो यांगना जो आपका शब्द है दोस्तों यह अभिधम्म पिटक से संबंधित है, यांगना नामक शब्द। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को बिना रोक टोक आज्ञा प्रदान की गई थी? तो भारत में दोस्तों ईसाई मिशनरियों को बिना रोक टोक आज्ञा प्रदान की गई थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम पाकिस्तान प्रस्ताव तैयार किया था? यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाकिस्तान प्रस्ताव दोस्तों सबसे पहले तैयार किया था किसने? सिकंदर हयात खान ने। किसने? सिकंदर हयात खान ने, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त शासकों में
किस शासक को लिच्छवी दौहित्र के रूप में संबोधित किया गया? ठीक है, तो लिच्छवी दौहित्र के रूप में दोस्तों संबोधित किया जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। किसको संबोधित किया जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कालक्रम के अनुसार राज्यों को डलहौजी ने हड़पा था? ठीक है, कौन सा वो कालक्रम है जिससे हड़पा था दोस्तों? तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा, जैतपुर, उदयपुर और झांसी। सबसे पहले सतारा को हड़पा था डलहौजी ने, फिर जैतपुर को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड को लौटा दिया था? तो ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था दोस्तों? तो यह लौटाया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के दौरान। अगला प्रश्न है, 1935 का अधिनियम एक ऐसी मोटर है जिसमें अनेक ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है, यह किसका कथन है? तो 1935 का अधिनियम दोस्तों ऐसा अधिनियम है जिसमें अनेक ब्रेक हैं परंतु इंजन नहीं है, यह किसका कथन है? यह जवाहरलाल नेहरू जी का दोस्तों कथन है। अगला दोस्तों प्रश्न है, द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स पुस्तक के लेखक है कौन? प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल किसका अंश होता है? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल दोस्तों वह यूएनएफसीसी का अंग है। ठीक है, किसका? यूएनएफसीसी का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का प्रथम संपूर्ण प्रकार से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर कौन बना है? तो भारत का दोस्तों प्रथम संपूर्ण प्रकार से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर बना है आपका क्या? कोलकाता। क्या? कोलकाता। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आपको याद रखना है। ठीक है, कि भारत के वर्तमान एवं 16वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है? ठीक है, 79वां क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए, जो करंट अफेयर का है। क्या है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो वह है कौन? आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी है। ठीक है, अगला आपका दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों कौन सा? केरल राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल राज्य। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जो है दोस्तों वह राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन के बेरी जी। सुमन के बेरी जी दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में हमारे क्या हैं? नए उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का कि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों आपका अनंत नागेश्वरण जी को नियुक्त किया गया। किसे? अनंत नागेश्वरण जी को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन दोस्तों कर्नाटक में किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत की पहली पेपरलेस अदालत की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है? केरल में की गई है। कहाँ पे की गई दोस्तों? केरल में की गई है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंक है कौन सी? 150वीं। कौन सी रैंक है भारत की? 150वीं दोस्तों भारत की इसमें रैंक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाली इंडोनेशिया में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों किया गया था। यह करंट अफेयर के मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों करवा दिए हैं, क्योंकि इस टेस्ट में करंट अफेयर को आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, 2-3 क्वेश्चन थे तो बाकी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास है? ठीक है, तो समावेशी विकास दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दोस्तों प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को दोस्तों 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है वह दर जिसमें बैंकों द्वारा आरबीआई को उधार दिया जाता है क्या कहलाती है? तो वह दर दोस्तों जिसमें बैंकों के द्वारा आरबीआई को उधार दिया जाता है वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। कौन सी दर कहलाती है दोस्तों? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है,
खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है, मकराना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा इसमें से दोस्तों सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, खेतड़ी जो है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है, और कोलार जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो बाकी मकराना चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा नहीं है। तो उष्ण महासागरीय धारा दोस्तों देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा भी है, ब्राजील धारा भी है, उत्तरी प्रशांत धारा भी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है यह उष्ण महासागरीय धारा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आपको प्रश्न दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, बता देता हूँ। 84वां प्रश्न है कि नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। नियमों का वह समूह क्या कहलाता है जिसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो वह समूह क्या कहलाता है दोस्तों, आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, तो नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार किस देश के पास में दोस्तों। तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम जो भंडार है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया देश के पास में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी संस्तुति पर, लोकसभा की संस्तुति पर, विधानसभा की संस्तुति पर, राज्यसभा की संस्तुति पर, या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सदस्यों की संस्तुति पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकता है किसके, लोकसभा की संस्तुति पर या लोकसभा सदस्यों की संस्तुति पर। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को लोकसभा की संस्तुति पर भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संस्था का मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। और विश्व बौद्धिक या जो बौद्धिक संपदा वाली रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, इसमें इंडिया या भारत का कौन सा स्थान है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो दयानंद सरस्वती जी हमारे सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोस्तों राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं प्रश्न आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, कि तीस्ता तथा फेनी नदी विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है। ठीक है, तो तीस्ता तथा फेनी नदी विवाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश देशों के मध्य में स्थित है। क्या, तीस्ता और फेनी नदी विवाद। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो भारत की प्रथम दोस्तों जो ओपन यूनिवर्सिटी है वह कहाँ, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति की उपासना करते थे, किसी पशुपति की। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों हमारा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आपको यह सीरीज कंप्लीट करनी है कि SCD TEF UGH WKL। देखिए STU अगला क्या होगा, V। ठीक है, SCDE दो छोड़ के E है, फिर E, F छोड़ के G है, फिर G के बाद में आप H छोड़ेंगे तो आ जाएगा I। तो VIJ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी, यानी कि शिक्षक की पत्नी के ससुर की पत्नी, यानी कि पत्नी उसकी सास के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। कि क्या है, इकलौती बेटे की इकलौती बेटी है। तो प्रश्न पूछा गया है कि लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। तो लड़की जो होगी वह शिक्षक के लड़की का शिक्षक से क्या संबंध होगा, शिक्षक जो होगा वह क्या होगा, लड़की का पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिएगा, पुत्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5, 588, 611, 634, 617, 600। ठीक है, तो गलत संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अगर आप इसका पेयर बनाएंगे ना तो आपका पेयर बनेगा +23 -17, फिर +23 -17, फिर +23 -17। ठीक है, देखिए 582 में आप +23 करोगे 605 हो जाएगा। 605 में से 17 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 588 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 588 में आप दोस्तों 23 ऐड करोगे तो 611 हो जाएगा। और 611 में से दोस्तों आपको क्या है, फिर 17 माइनस करना था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका इससे ज़्यादा डिजिट दोस्तों दिया गया, तो कौन सा गलत संख्या हो जाएगी, 634 दोस्तों आपकी इस क्रम में क्या हो जाएगी, गलत संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें से आप +23 करेंगे तो 617 हो जाएगा, और फिर उसमें से -17 करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 634 नहीं आना चाहिए था, आपको यह याद रखना है। तो कौन सा गलत संख्या हो जाएगी, 634 दोस्तों आपकी इसमें से
गलत संख्या हो जाएगी, आपको यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों सही संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर आप 611 में से दोस्तों नॉर्मली 17 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था 594, ठीक है। फिर आप 594 में दोस्तों 23 ऐड करते तो आपका ये हो जाता है दोस्तों क्या 617, ठीक है। तो यहाँ पे 594 आना चाहिए था, तो गलत संख्या 634 हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इन प्रश्नों में आपको एक लॉजिक याद रखना है। अगर आप एक नॉर्मल ईयर में एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तो आपका जो आज जो दिन है, यानी कि आप अगर बात करें तो 1 जनवरी 2006 को अगर आपका रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी कि एक दिन क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप लीप वर्ष में जाते हैं आगे तो लीप वर्ष में आप 2 दिन आगे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी लीप वर्ष आप उठा लीजिए, जैसे कि 2008 आपका लीप वर्ष है, तो 2008 में अगर 1 जनवरी को क्या है सोमवार है, तो 2009 में दोस्तों 1 जनवरी को आप 2 दिन आगे चले जाएंगे उससे, मंगलवार और बुधवार को पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको यह प्रश्न करना है कि 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है नॉर्मल, ठीक है। 1 जनवरी 2008 को दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए 2008 क्या आपका लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में आप आगे जाएंगे तो आप 2 दिन और आगे जाएंगे, तो 1 जनवरी 2009 को आपका क्या बार हो जाएगा, बुधवार और बृहस्पतिवार। आप बृहस्पतिवार को पहुंच जाएंगे तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा बार होगा, फिर आप 1 जनवरी 2010 एक साल बाद जाएंगे तो आपका वार हो जाएगा क्या, शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार का दिन होगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। सपोज रमेश की आयु है y, उसके पिता की आयु है x, और रमेश की आयु जो है उसके पिता की आयु की 1/3, यानी कि y बराबर हो जाएगा x/3। 12 वर्षों के बाद रमेश के पिता की आयु, तो रमेश के पिता की आयु जो है, रमेश के पिता की आयु कितनी है, x प्लस 12। 12 वर्षों के बाद क्या है, रमेश के पिता की आयु, रमेश की आयु कितनी है के 2 गुना हो जाएगी, रमेश की आयु है y बराबर 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका सॉल्व करेंगे x प्लस 12 बराबर 2x/3, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 36 बराबर 2x, यानी कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा दोस्तों क्या 36, यानी कि रमेश के पिता की आयु जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, y बराबर 36/3 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 36, 12 और 36 आपका ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रमेश की आयु वर्तमान 12 हो जाएगी, उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, यदि 5 महिलाएं या 8 लड़कियां एक काम को 84 दिन में कर सकती हैं तो 10 महिलाएं तथा 5 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए दोस्तों 5 महिलाएं या 8 लड़कियां, ठीक है, 5 महिलाएं बराबर आप कर दीजिए 8 लड़कियां, ठीक है। तो महिलाएं अपॉन लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 8/5, ठीक है। तो आप प्रश्न देखिए 5 महिलाएं था 8 लड़कियां एक काम को 84 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो आपको नॉर्मल दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली आप कर लीजिएगा 8 गुणा 5 कितने दिनों पूरा कर सकती है, 84 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 8 गुणा 5 गुणा 84 बराबर कितना हो जाएगा, 10 महिलाएं तथा 5 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, आपसे यह पूछा गया है। तो 8 गुणा 5 गुणा 84 बराबर हो जाएगा 10 महिलाएं, तो एक महिला कितना 8 कर दिए, प्लस 5 लड़कियां 5 गुणा 5 गुणा आप कर दीजिएगा क्या x उसी काम को, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 32 दिन, ठीक है। तो 32 आपका इसका राइट आंसर आएगा। नॉर्मल आपको ये मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 8 गुणा 5 गुणा 84 बराबर 10 गुणा 8 धन 5 गुणा 5 इंटू में x, ठीक है। उसी कार्य हमने मान लिया x, ठीक है। इसी कार्य को 84 दिन में ये पूरा कर रही थी, 5 महिलाएं तथा 8 लड़कियां एक काम को 84 दिन में पूरा कर रही थी। तो अब पूछा गया कि उसी काम को 10 महिलाएं तथा 5 लड़कियां, तो 10 महिला एक महिला 8 दिन में, मैंने m/f निकाला था आपका, तो 5 महिलाएं 5 दिन में इंटू x निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका क्या 32, ठीक है। तो 32 दिन में पूरा करेंगी। तो दोस्तों आपके यहाँ पर हो गए हैं 100 के 100 प्रश्न। तो आपको आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश का पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहां की जाएगी, आपको इसका आंसर बताना है या कहां की गई है। और दूसरा दोस्तों आपका प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आती है